तेलंगाना में जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं, और इसमें देखिए दो तीन बातें महत्वपूर्ण राहुल गांधी ने कही। पहली बात विपक्षी एकता की, और उस विपक्षी एकता में साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाजपा की बी टीम जहां रहेगी वहां कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेलंगाना में अभी सत्तारूढ़ दल जो है वो भाजपा की बी टीम है। यानी एक पैगाम उन्होंने दे दिया है कि बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में अगर कोई बी टीम है तो वो पहले से अपना जो टिकट है उसको कैंसिल करवा ले, ये माना जाए। जी, मैं इसी बात पे गौर कर रहा था राजीव जी कि जो राहुल गांधी ने बी टीम को रेखांकित किया है, लेकिन उसके पहले एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक के जीत के बाद कांग्रेस अब बहुत दक्षिण को लेके बहुत गंभीर हो गई है, और दक्षिण में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, और अपनी गलती से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से वो बाहर हो गए। अब मुझे लगता है कि तेलंगाना और आंध्र दोनों में कांग्रेस दोबारा एक जोर लगा रही है, और आज के रैली से लग रहा है कि काफ़ी तैयारी के साथ जोर लगा रही, क्योंकि केवल रैली नहीं हुई है। बीआरएस के बहुत से नेताओं ने भी पिछले दिनों कांग्रेस में ज्वाइन किया है, और आज इस रैली में वो सारे लोग मौजूद भी थे, जिसमें कुछ पूर्व मंत्री भी हैं इन्हीं की सरकार के। तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस दक्षिण को लेकर वापस वैसा कंसोलिडेशन चाह रही है जैसा उसका हुआ करता था, और ये बीजेपी के लिए या बीजेपी के अलाइज के लिए बुरी बात, अच्छी खबर नहीं होगी। अलाइज तो बचे नहीं है। अब अलाइज एक नया अलाई आज हो गया है, एनसीपी 2 या एनसीपी अजीत पवार। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जो बी टीम की बात कही है उन्होंने, केवल मुझे लगता है कि बीआरएस पे ही निशाना नहीं साधा है। बी टीम कहकर उन्होंने कुछ और भी संदेश दिए हैं, और क्या पता ये इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ हो। तो कांग्रेस ऐसे किसी भी उससे पार्टी से समझौता नहीं करेगी, ये कांग्रेस ने साफ किया। दूसरा ये भी साफ किया कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पे अपने टर्म्स भी डिक्टेट करेगी। ये भी एक संदेश जा रहा है वहाँ से। अब उसको विपक्षी पार्टियां, बाकी पार्टियां कैसे लेती हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि बी टीम को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बी टीम को एक लाइन में मैं डिफाइन भी कर दूं कि बी टीम करती क्या है। देखिए, बी टीम पॉलिटिकली बयानबाजी में बीजेपी के खिलाफ बयान देती है और आरएसएस के लिए दरवाजे खोलती है। तो लाउड स्पीकर में वो बीजेपी के खिलाफ बयान देंगे, आरएसएस के दरवाजे खोलेंगे और पूरा ध्रुवीकरण करने का मौका देंगे। जहां भी बी टीम रही है उसने ये काम किया है। वहां लिंचिंग होगी, वहां दंगे होंगे, वहां हेट स्पीच होगी, ये सब कुछ होगा, और जिससे समाज में ध्रुवीकरण होगा। एक हिस्सा बीजेपी के पास जाएगा और दूसरा जिसमें माइनॉरिटी वोट भी है उसको कंसोलिडेट करके बी टीम अपना काम चलाती है। ये पॉलिटिक्स कुछ राज्यों में चल रही है। यही बी टीम का काम है कि साउंड बाइट बीजेपी के खिलाफ और पीछे के रास्ते से आरएसएस को दरवाजे खोलो और उनको ध्रुवीकरण करने की इजाजत दो। बजरंग दल को और आरएसएस के तमाम लोगों को, गोरक्षकों को अलाउ करो। तेलंगाना की कुछ खबरें अगर आप देखिए पिछले कुछ दिनों की, तो आपको ये दिखाई देगा बिल्कुल कि ये वहां हो रहा है। तो ये बी टीम करती है, और ये इम्पोर्टेंट जो है संदेश तेलंगाना से आया है राजीव जी। ये इंपॉर्टेंट संदेश, और खासकर नींद हराम हो गई है सत्ता पक्ष की। बीजेपी का एक ही एमएलए है तेलंगाना में, और जो बीआरएस के टीआरएस वो गए थे कोई
कई 100 गाड़ियों का काफिला लेके महाराष्ट्र, और उनके पीठ पीछे वहां पे ये हो रहा है। और महाराष्ट्र में अब जिसको कहते हैं ना कि खेत ही गोड़ दिया गया है, अब वहां पे क्या राजनीति होगी, इतना कंफ्यूजन है। 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना है, तो कौन सी शिवसेना क्या है, मतलब वो बड़ा अजीब सा एक वहां पे वो होगा। लेकिन जो सबक सीखने वाला है पवार साहब के लिए भी, क्योंकि मैंने पवार साहब की राजनीति लंबे समय से देखी है। पवार साहब ने काम तो नहीं किया है कि मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। वो गुगली फेंकते हैं, ये उनकी आदत है कि वो कोई ना कोई 3 तिकड़म, कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल ये जरूर करते हैं वो। लेकिन मूल रूप से एक जो संवैधानिक सेकुलरिज्म, गांधीवाद, इसके इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति रही है। इसमें कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यानी वो कांग्रेस से बाहर गए भी, जब अलग पार्टी बनाई, तो एक बार भी उन्होंने बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से समझौता नहीं किया। उनके पास विकल्प था, बाकी पार्टियों ने किया, पवार साहब ने नहीं किया। और जिस सोनिया गांधी का विदेशी मूल का इशू उठा के गए, उन्हीं की पार्टी से समझौता किया और यूपीए में शामिल हुए। तो ये राजनीति शरद पवार की रही है, सिद्धांतिक। अब उनको सोचना क्या है, देखिए, और केवल पवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैसेज है जो राहुल गांधी दे रहे हैं कि आपको, अभी तक राहुल गांधी की आलोचना क्या होती थी, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करते, विचारधारा और आइडियलिज्म की बात करते हैं। आज अगर कांग्रेस बच पा रही है और कांग्रेस आगे बढ़ पा रही है, उसकी वजह यही है कि वो बीजेपी को सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई या शिकस्त देने के मूड में नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस वैचारिक चुनौती दे रही है आरएसएस बीजेपी को, सिर्फ राजनीतिक गुणाभाग से नहीं कर रहे हैं वो काम। ये बात बाकी लोगों को समझनी चाहिए। पवार साहब राजनीतिक गुणाभाग बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने पार्टी में वैचारिक भी समावेश किया होता, विचार का भी, तो उससे क्या होता राजीव जी, कि नेता गए भी जो, उनकी जमीन खिसक जाती। आज कांग्रेस का जो वर्कर है वो राहुल गांधी से कनेक्टेड है वैचारिक रूप से। बीच के नेता भले ही ना हो, कल को ये बीच के नेता कहीं कूद के जाते भी हैं तो उनके पीछे कार्यकर्ता नहीं होगा, उनके पीछे जिंदाबाद करने वाला, झंडा लेके चलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वैचारिक कनेक्ट राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से बना लिया है। पवार साहब ने भी अगर यही वैचारिक कनेक्ट बनाया होता तो अजीत पवार चले तो गए, लेकिन उनकी दरी नीचे से खिसक जाती। और अभी भी मैं मानता हूं कि वो जब चुनाव को फेस नहीं कर पाएंगे। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह मीनू जी इशारा कर रही थी, उसको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे एडवांटेज में इस वक्त जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो शिवसेना है, क्योंकि एक नाथ शिंदे इररिलेवेंट हो गए। 40 मेंबर हैं एक नाथ शिंदे के, और अब अजीत पवार भी क्लेम कर रहे हैं 40। 21 मेंबर बाकी हैं जो अन्य हैं, और बीजेपी के पास है 105। तो शिंदे के बगैर भी ये सरकार मेजॉरिटी में है, अगर वो 40 की बात सही है। तो अब शिंदे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गए। वो एक ऐसा कमजोर इंजन आगे पटरी पर है जिसके पीछे 2 बहुत बड़े हार्स पावर के इंजन हैं, और किसी भी दिन वो पटरी से उतर जाएंगे। और मैं देख रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, वो पिक्चर बाकी मुझे जो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द वहां पे देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जिसकी पूरी भूमिका बन चुकी है नंबर गेम के हिसाब से। अब उनको शिंदे की जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी वहां बीजेपी का
जो है वो मुख्यमंत्री देखा जाएगा। अब शिंदे साहब केंद्र में रहें कहीं और रहें वो अलग बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे एडवांटेज में जो है वो शिवसेना है, कि उनकी पार्टी जो तोड़ के गया वो इररिलेवेंट हो गया, चुनाव से पहले ही इररिलेवेंट हो गया। तो ये होने जा रहा है राजीव जी चुनाव वहां पे। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पिक्चर क्यों बाकी है, क्यों हम लिख रहे हैं महाराष्ट्र में पिक्चर